देवरानी ने जेठानी के लिए छोड़ दिया अपना आराम पार्ट 2। 6 महीने बीत चुके हैं। क्रांति देवी, ससुर और जेठानी का पति चिराग जेल की हवा खा रहे हैं। ममता की बेटी अब 6 महीने की हो चुकी है और आंगन में खेल रही है। तभी अचानक काजल और कोयल को चक्कर आता है और वो सोफे पर बैठ जाती हैं। क्या हुआ काजल? क्या हुआ कोयल? तुम दोनों के चेहरे पर ये कैसी रौनक है? भाभी, वो मैं और कोयल दोनों माँ बनने वाली हैं। हे छठी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है। 6 महीने पहले मेरी इन दोनों देवरानियों ने मेरे और मेरी बेटी के लिए अपनी नई शादी का सारा आराम छोड़ दिया था। अब मेरी बारी है। अब मैं अपनी दोनों देवरानियों के लिए अपना सारा आराम छोड़कर दिन रात इनकी सेवा करूंगी। अगले दिन सुबह आंगन में ममता की 6 महीने की बेटी पालने में लेटी है। रसोई में ममता शुद्ध घी के पराठों और अदरक वाली चाय के साथ बादाम पीस रही है। आंगन में सोफे पर काजल और कोयल बैठी हैं। तभी बाहर अचानक मोटरसाइकिल के रुकने और स्टैंड लगाने की आवाज आती है। अरे काजल, सुनना, ये देख, बाहर मोटरसाइकिल की आवाज आई ना। लगता है ये दोनों काम से लौट आए। हाँ, सही कह रही है कोयल। खुशखबरी सुनने के बाद इनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, तभी तो सारा काम निपटाकर दौड़े चले आ रहे हैं। घर का दरवाजा खुलता है। वंश और शुभम अंदर आते हैं। दोनों के हाथों में ताजा फलों की टोकरी और मिठाई के डिब्बे हैं। अरे ओ काजल, ओ कोयल, देखो हम बिल्कुल ताजा सेब और अनार लेकर आए हैं। आज से तुम दोनों का स्पेशल डाइट चार्ट शुरू। हाँ, क्यों कोयल, सुबह से तबीयत तो ठीक है ना? जी तो नहीं घबरा रहा? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से भाभी ने मुझे और काजल को सोफे से हिलने तक नहीं दिया। झाड़ू पोछे से लेकर रसोई तक सब अकेले संभाल रही हैं। और नहीं तो क्या। वैसे आप दोनों भाई जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए। आज हमें पहली बार चेकअप के लिए क्लिनिक जाना है। हाँ, हम जल्दी से हाथ मुंह धोकर 5 मिनट में तैयार होते हैं। तभी ममता रसोई से बादाम वाली गर्म दूध के पीतल के गिलास लेकर आती है। अरे ओ वंश, शुभम, तुम दोनों आते ही अपनी पत्नियों के पीछे पड़ गए। पहले इन्हें ये गर्म बादाम वाला दूध पी लेने दो, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना। भाभी, आप अकेली इस 6 महीने की बच्ची को संभाल रही हैं। इन दोनों का भी आप पर कितना बोझ पड़ गया है ना? हट, चुप कर। कैसी बातें करता है तू? कैसा बोझ? आज छठी मैया ने हमारे घर में खुशियां भेजी हैं, तो क्या मैं इनके लिए अपना आराम नहीं छोड़ सकती? अरे भाभी, आप तो हमें रुला ही देंगी। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप मिली हैं, जो बिल्कुल माँ की तरह हमारा ख्याल रखती हैं। सच में भाभी, आपके प्यार ने इस घर को बिखरने से बचा लिया। भले ही बड़े भैया, माँ और बाबूजी अपनी गलती की सजा काट रहे हैं, पर आपके इस प्यार को देखकर लगता है कि हमारे घर से सारी कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। वैसे भैया, एक बात कहूँ, आज सुबह से मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही है। उस दिन जब पुलिस घर आई थी तो वो डर के मारी चुपके से मामा के घर भाग गई थी। अरे शुभम, तो पिंकी की चिंता क्यों करता है? मामा के घर तो उसकी लाल रंगोली हो ही रही होगी। वैसे बिना बैंड बाजा की विदा हो गई हमारी बहन तो। वंश की बात सुनकर पूरा परिवार जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वंश और शुभम तैयार होने कमरे में चले जाते हैं। काजल और कोयल दूध पीने लगती है और थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डॉक्टर मल्होत्रा के केबिन में खड़ा है। डॉक्टर मल्होत्रा बहुत ही ध्यान से दोनों की सोनोग्राफी रिपोर्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो, दोनों की रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। काजल और कोयल, तुम दोनों की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब, कोई खास सावधानी? हाँ, बस शुरुआती 3 महीने बहुत संभल कर रहना है। कोई भारी वजन नहीं उठाना और सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं चढ़नी है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इन दोनों की जेठानी अभी जिंदा है। जब तक पूरे 9 महीने नहीं हो जाते, मैं इनके पैर भी जमीन पर नहीं पड़ने दूंगी। सारा काम मैं खुद संभालूंगी। आज के जमाने में ऐसी जेठानी मिलना तो किस्मत की बात है। जैसे आप जैसी समझदार जेठानी हर घर में हो, तो मुझे दवाइयों से ज्यादा आपकी सेवा पर भरोसा रहेगा। चलिए, ये पर्चा लीजिए और आराम से घर जाइए। पूरा परिवार बेहद खुश होकर घर लौटता है। वंश और शुभम अपनी पत्नियों को बहुत ही नाजुकता से धीरे धीरे सोफे पर बिठाते हैं। बैठो काजल। हाँ कोयल, डॉक्टर साहब ने जो कहा है याद है ना? कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अरे हाँ, अब तो आप दोनों ही हमें पलकों पर बिठा कर रखोगे। अब तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम महारानियां बन गई हैं। सभी खुश होते हैं। तभी वंश एक स्टूल खींचकर काजल के पैरों के पास बैठ जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। वहीं शुभम बड़े प्यार से कोयल के सिर पर चंपी करने लगता है। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। नीचे पैर दबाने बैठ गए। भाभी रसोई में देख लेंगी तो क्या कहेंगी? वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने साफ साफ बोला है ना कि तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए, कोई थकान नहीं होनी चाहिए। अपनी पत्नी के पैर दबाने में कैसी शर्म? आज से अगले 9 महीने तक तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना मेरा पहला फर्ज है। तुम बस चुपचाप आराम करो।
अरे डॉक्टर ने अगर मुझे बेड रेस्ट बोला है तो तुम तो पूरे दिन मेरे सिर पर तेल की नदियां बहाने में लगे रहोगे। इतना लाड प्यार दिखाओगे तो सच में मैं बहुत आलसी हो जाऊंगी। अरे कोयल, आलसी होना है तो शौक से हो जाओ। किस्मत वालों को ऐसा दिन देखने को मिलता है जब एक साथ घर में दो दो खुशियां आ रही हो। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तभी रसोई से ममता मखाने की गरम गरम खीर के कटोरे लेकर आती है और अपनी देवरानियों को देती है। अरे ओ वंश शुभम, हटो जरा सोफे पर से। सुबह से इन्हें घेर कर बैठे हो, थोड़ा चैन लेने दो इन्हें। लो तुम दोनों पहले ये स्पेशल खीर खाओ। भाभी आप सुबह से रसोई में लगी हो, पहले हमारे लिए बादाम वाला दूध बनाया, फिर डॉक्टर के पास हमारे साथ गई और अब आते ही हमारे लिए ये स्पेशल खीर बनाने बैठ गई। हाँ, आप अपनी बच्ची को कब संभालोगी, खुद कब आराम करोगी? हमारे चक्कर में आपका इतना काम बढ़ गया। चल पागल, पागल कहीं की। 6 महीने पहले जब मेरे ऊपर विपत्ति आई थी तब तुम दोनों ने भी तो अपना आराम छोड़ दिया था ना, तो क्या आज मैं अपनी देवरानियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? भाभी सच में भगवान आपको जैसी सबको भाभी दे। बड़े भैया भले ही गलत रास्ते पर चले गए, लेकिन आप इस घर की ढाल बनी हुई हो। और क्या, हमारे बच्चों को दुनिया की सबसे अच्छी ताई मिलने वाली है। सही कहा। हाँ, वैसे देखो जरा कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान भी हमारे घर की खुशी में शामिल होने को, बरसने को तैयार है। तभी अचानक आसमान में बहुत काले काले घने बादल छा जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगते हैं, जिससे घर के पर्दे उड़ने लगते हैं। देखते ही देखते बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे काजल, देख रही है बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसी कड़कड़ाती बारिश और ठंडे मौसम को देख कर ना मेरा कुछ बहुत अजीब सा खाने का मन कर रहा है। अरे बोल बोल, बता बता, क्या खाने का मन कर रहा है? डॉक्टर ने बोला है ना, इस हालत में जो मन करे वो खा लेना चाहिए। हाँ, इस झमाझम बारिश में ना बहुत तेज मटका कुल्फी खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल वही नुक्कड़ वाली मटका कुल्फी। हाँ यार, सेम टू सेम। तूने तो मेरे पेट की बात छीन ली। अरे कोयल, पागल हो गई हो क्या? बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है और तुम्हें इस ठंडे मौसम में आइसक्रीम खानी है। अरे सर्दी खांसी हो गई तो डॉक्टर से अलग डांट पड़ेगी। अरे चुप कर शुभम, उनका मन है आइसक्रीम खाने का तो वो जरूर खाएंगी। तुम दोनों भाई यहीं बैठो और इनका ध्यान रखो। मैं खुद अभी छाता लेकर जाती हूँ नुक्कड़ वाली दुकान से और तुम दोनों के लिए ताजा मटका कुल्फी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है, भीग जाओगी। चल पागल, मैं नहीं भीगूंगी, बड़ी बहन हूँ, इतना तो बनता है ना मेरा। तुम दोनों चुपचाप बैठो। ममता हाथ में एक पुराना काला छाता लेती है। बाहर बहुत तेज पानी पड़ रहा है। ममता भीगती हुई अपनी देवरानियों की खुशी के लिए कुल्फी लेने आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या ममता जैसी जेठानी सचमुच किसी फरिश्ते से कम नहीं होती? कमेंट में यस लिखें। मूसलाधार बारिश में ममता भीगती हुई, हाँफती और ठंड से ठिठुरती हुई आइसक्रीम लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है। उसकी साड़ी का पल्लू पूरा भीगा हुआ है और चप्पलें कीचड़ में सनी है। तभी वो देखती है कि दरवाजे पर सूती साड़ी पहने और हाथ में पुराना झोला लिए औरत खड़ी है। अरे अरे बुआ जी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना बुआ जी? हाय राम, मेरी बच्ची ममता, ये क्या हाथ बना रखा है तूने? जब मुझे पता चला कि तेरे ससुराल वालों ने तेरी क्या हालत कर दी है। तेरे पति और सास ससुर जेल चले गए और तू बेचारी 6 महीने की बच्ची को लेकर अकेली रह रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया बेटी। मैं सब छोड़ छाड़ कर अपनी भतीजी के पास आ गई। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप फिक्र मत करो, मैं बेसहारा नहीं हूँ। मेरी देवरानियाँ और मेरे देवर है ना, आप अंदर तो चलिए। ममता दरवाजा खटखटाती है। शुभम दौड़कर दरवाजा खोलता है। अरे भाभी, आप आ गई? और ये साथ में कौन है भाभी? अरे शुभम, ये मेरी सगी बुआ जी हैं, नागपुर से आई हैं। बुआ जी, ये मेरा छोटा देवर है शुभम। प्रणाम बुआ जी। आइए आइए, अंदर आइए। बाहर बहुत भयंकर बारिश है, आप तो पूरी भीग गई हैं। जुगु जुगु जियो बेटा। जी बुआ जी नमस्ते। बुआ जी दोनों प्रेग्नेंट हैं, दोनों पेट से हैं। अरे भगवान तुम्हारी कोख सलामत रखे। घर में एक साथ 2-2 किलकारियां गूंजने वाली हैं। तभी ममता के भीगे पल्लू को देखकर अचानक कटीली बुआ छाती पीटने लगती हैं। हाय हाय रे किस्मत, इस खुशी के चक्कर में तुम सब मिलकर मेरी बच्ची की जान लेने पर तुले हो क्या? अरे बुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? तुम दोनों हट्टे कट्टे मर्द यहाँ सोफे पर बैठकर लुगाइयों की गुलामी कर रहे हो और मेरी अकेली भोली भाली भतीजी को इस बीमारी के मौसम में नुक्कड़ पर आइसक्रीम लेने भेज दिया। शर्म नहीं है तुम्हारी आंखों में? अरे बुआ जी, आप शांत हो जाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। काजल और कोयल का आइसक्रीम खाने का मन था तो मैं खुद अपनी मर्जी से जिद करके गई थी। बेटा शुभम, वंश, बेटा बुरा मत मानना। अगर बच्चियों का मन था तो तुम दोनों भाई छाता लेकर जा सकते थे। अपनी इस भाभी को भेजने का क्या तरीका था? 6 महीने की बच्ची है इसकी, इसे ठंड लग गई, निमोनिया हो गया तो अपनी छोटी बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी?
तुम्हें अपनी पत्नियों की फिक्र थी, इस नन्ही सी जान की कोई फिक्र नहीं। बुआ की कड़वी बातें सुनकर वंश और शुभम शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेते हैं। माफ कर दीजिए बुआ जी, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इस बारिश में भाभी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, हमें माफ कर दो। अरे शुभम, तू बुआ जी की बात का बुरा मत मान। मेरी सगी बुआ है ना, तो बस मेरी सेहत को लेकर थोड़ा चिंता कर रही हैं। तुम दोनों इन्हें आइसक्रीम खिलाओ, मैं अंदर जाकर कपड़े बदलती हूँ। बुआ जी चलिए, पहले मैं आपका सामान अंदर रख देती हूँ। ममता कपड़े बदलने अंदर चली जाती है। कटीली बुआ अपना झोला उठाती है और दबे पांव उसके पीछे पीछे जाती है। जाते जाते वह मुड़कर काजल और कोयल को बड़ी चालाकी से देखती है और मन ही मन मुस्कुराती है। देखो, पहली ही चाल में दोनों लड़कों के चेहरे की लालटेन बुझा दी ना। अरे अभी तो इस बारिश में आइसक्रीम के बहाने मैंने ममता के मन में शक का बीज डाला है। धीरे धीरे देख लेना, मैं ममता को ऐसे बदले की आग में झोंकूंगी कि ये तुम सब की सबसे बड़ी जानी दुश्मन बन जाएगी। कटीली अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद ममता कपड़े बदलकर बाहर आती है और पूरा परिवार खाना खाकर सोने जाता है। ममता का कमरा बिल्कुल शांत है। वो अपनी 6 महीने की सोती हुई बच्ची को गोदी में लेकर बैठी है। तभी कटीली बुआ दबे पांव कमरे में आती है और ममता के पास बैठ जाती है। मेरी भोली बच्ची, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही, तो ऊपर से तो बहुत मुस्कुरा रही है, पर इस हंसते चेहरे के पीछे जो दर्द छुपा रही है ना, वो इन बूढ़ी आंखों से नहीं छुप सकता। मुझे एक बात बता, तू इस घर की जेठानी है या बंधुआ मजदूर? आप ये क्या कह रही हैं बुआ जी? मजदूर? अरे नहीं, मैंने आपसे कहा ना, 6 महीने पहले जब मेरे पति और सास ससुर ने मुझे अधमरी हालत में छोड़ा था, तब इन दोनों नई नवेली देवरानियों ने अपना सुख छोड़कर मेरी सेवा की थी। आज वो प्रेग्नेंट है तो उनकी सेवा करना मेरा भी तो फर्ज है ना। अरे मेरी भोली गाय, कर भला तो हो भला का जमाना अब नहीं रहा बेटा। तू पागलों की तरह पुरानी बातों को पकड़कर बैठी है। 6 महीने पहले उन्होंने जो किया वो कोई एहसान नहीं था, वो तो उनका फर्ज था, क्योंकि तू इस घर की बड़ी है। पर आज का नजारा देखा तूने? आज के नजारे में क्या खराबी थी बुआ जी? सब कितने खुश तो थे। खराबी मुझे दिख रही है बेटा, जो तू अपनी आंखों से नहीं देख पा रही है। जब तू बेचारी कीचड़ में सने पैरों से अपनी देवरानियों के लिए कुल्फी लेने गई थी, तब तेरे देवर अपनी लुगाइयों की गुलामी कर रहे थे। कोई पैर दबा रहा था, कोई चंपी कर रहा था। उनके पति 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते हैं, और तेरा पति बेचारा चिराग 6 महीने से काल कोठरी में सूखी रोटी खाकर सड़ रहा है। बुआ जी, चिराग जी ने गलती की थी, इसीलिए वो जेल में है। इसमें वंश और शुभम का क्या दोष है? दोष चिराग का नहीं है बेटा, दोष तो तेरी इस फूटी किस्मत का है। मुझे एक बात बता, चिराग जेल क्यों गया? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की बात मानी थी। अपने माँ बाप की बात मानना किसका फर्ज नहीं होता? कल को तेरी लड़की बड़ी हो जाएगी और वो तेरी बात नहीं मानेगी, तो क्या तुझे दुख नहीं होगा? उसने जो किया माँ बाप के कहने पर किया, वो गलत नहीं था। अपनी देवरानियों को देख, उनके पति उनके साथ हैं, उन्हें दुनिया भर का सुख दे रहे, और मेरा दामाद जेल में सड़ रहा है। मेरी तो छाती फटी जाती है बेटा, तेरी हालत पर रोना आता है। बुआ जी, सच कहूँ तो जब मैं वंश और शुभम को देखती हूँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। मेरा भी दिल रोता है, काश वो मेरे पास होते। पर क्या करूँ बुआ जी, मेरी किस्मत में ही शायद यह अकेलापन लिखा है। वाह, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। ये रोती हुई ममता बहुत जल्द इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। तू रो मत मेरी बच्ची, मत रो, लेकिन तू इनके होने वाले बच्चों के लिए अपना आराम छोड़ देगी। लेकिन देख लेना, जब ये दोनों देवरानियां अपने बच्चे को लेकर इस पूरे घर पर कब्जा कर लेंगी ना, तो तुझे और तेरी सौभागी बच्ची को इस घर की नौकरानी बनाकर छोड़ देंगी। मुंह में राम बगल में चूरी। बेटा, ये लोग बहुत शातिर हैं। अगर तूने अभी से अपना हक नहीं मांगा तो जिंदगी भर इनके बर्तन मांजती रह जाएगी। नहीं बुआ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। काजल और कोयल ऐसी नहीं हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बेटा, अभी तो प्यार करेंगी ही, उनके पेट में बच्चे जो हैं, अब उन्हें काम के बदले मुफ्त की नौकरानी चाहिए। लेकिन तू आगे का सोच मेरी बच्ची, आगे का सोच। जब उनके बेटे हो जाएंगे तब देखना वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। कटीली बुआ ममता के सीधे और भोले मन में नफरत, जलन और असुरक्षा का जहर पूरी तरह भर देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कटीली बुआ इस घर में एकता बनाने आई है या फूट डलवाने? कहानी का असली सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट ये जरूर बताएं कि कटीली बुआ का नाम कैसा लगा। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे हैं। ममता रसोई में गुमसुम खड़ी चाय बना रही है। तभी कटीली बुआ रसोई में आती है। क्यों ममता बेटी, क्या हुआ, क्यों उदास है? बुआ जी, आपकी बातें रात भर मेरे कानों में गूंजती रही। मैं रात भर अपनी 6 महीने की बच्ची को देखती रही, और मेरा पति
वो जेल में सूखी रोटी खा रहा है और मैं यहाँ सुबह सुबह उठकर इनके पतियों के लिए नाश्ता चाय बनाने खड़ी हो गई। मेरा अंदर से दिल बहुत दुख रहा है बुआ जी, बहुत दुख रहा है। वाह कटीली वाह, रात को बोया हुआ नफरत का बीज सुबह ही अंकुरित होने लगा। मुंह में राम बगल में चूरी। अब इस ममता की लालटेन ऐसी जलेगी कि पूरे घर को राख कर देगी। बस बेटी बस, मैं तो तुझे यही समझा रही थी कि तू इस घर की जेठानी है, कोई नौकरानी नहीं। तभी काजल और कोयल अपनी आंखें मलते हुए आंगन की तरफ आती हैं। उनके पीछे ही वंश और शुभम भी कंधे पर तौलिया लटकाई कमरे से बाहर आते हैं। अरे भाभी, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई? डॉक्टर ने कल बहुत सारी दवाइयाँ दी थी ना, उस चक्कर में हमारी आंख ही नहीं खुली। भाभी बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ते में क्या बनाया है आपने? ममता अचानक चाय की केतली को जोर से पटकती है। थोड़ी देर सब्र कर लो, जब नाश्ता बनेगा टेबल पर आ जाएगा। भाभी आप हमसे नाराज हैं क्या? हमसे कोई गलती हुई है? नाराज? मैं क्यों नाराज होंगी कोयल? नाराज होने का हक तो सिर्फ भाग्यशालियों को होता है, जेल में सड़ने वालों की अभागन पत्नियों को नहीं। भाभी, चिराग भैया की गलती में काजल और कोयल का क्या कसूर है? आपकी आवाज इतनी कैसे बदल गई भाभी? अरे वंश बेटा, मेरी बच्ची के मुंह मत लगो। वो रात भर अपने पति की याद में रोती रही है। तुम दोनों भाई अपनी पत्नियों पर 24 घंटे लाड़ लड़ाते हो। उसे देखकर इस अकेली के दिल पर क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है तुम लोगों ने? बस सुबह सुबह बेचारी थोड़ी भावुक हो गई तो तुम लोग उस पर चढ़ बैठे। बुआ जी, हम भाभी का दर्द समझते हैं। भैया हमारे भी बड़े भाई हैं, हम भी उन्हें याद करते हैं। भाभी, अगर हमारी किसी व्यवहार की वजह से आपका दिल दुखा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज काजल और कोयल से ऐसे परायों की तरह मत बात कीजिए। ठीक है शुभम, मुझे किसी की माफी या तारीफ नहीं चाहिए। चाय बन गई है, पी लो। नाश्ता थोड़ी देर में बनाऊंगी। अभी मेरी बेटी रो रही है, मुझे उसे दूध पिलाना है। ममता रसोई से बाहर चली जाती है। वंश, शुभम, काजल और कोयल एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है और जेल में ढोलकिया और सास क्रांति देवी चिड़चिड़े होकर बैठी हुई हैं। तभी कटीली बुआ भीगती हुई हाथ में झोला लटकाए उनसे मिलने पहुंचती हैं। अरे कटीली, तू इतने दिनों बाद हमसे जेल में मिलने आई है? बता उस घर में क्या चल रहा है? मेरे वो दोनों सपोलिये और वो नागिन जैसी उनकी बीवियां तो ऐश कर रही होंगी ना। मेरा बेटा चिराग यहाँ अंदर सड़ रहा है और उसकी लुगाई वहाँ महलों में मौज काट रही होगी। अरे क्रांति जी, आप मेरी भतीजी की सास होने से पहले मेरे बचपन की खास सहेली हैं। तुम यहाँ अपना खून क्यों जला रही हो? कटेली बुआ, यहाँ कोई भजन कीर्तन करने तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर आई नहीं है। मैंने उस ममता के दिमाग में ऐसा जहर घोला है कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ जाएंगे। अरे सच कह रही है कटीली? और नहीं तो क्या जीजा जी, मुंह में राम बगल में छुरी। मैंने ममता को पट्टी पढ़ाई है कि अब उसे अपनी देवरानियां सगी बहनें नहीं बल्कि डायन नजर आने लगी है। वो अंदर ही अंदर जल रही है, बस अब ब्लास्ट होने की देरी है। वाह कटीली वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तूने अपनी बचपन की सहेली का फर्ज निभा दिया। अब जब तक मैं उन दोनों नागिनों और अपने सपोलिये बेटों को रास्ते पर नहीं ले आऊंगी, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन हम इस काल कोठरी से बाहर कैसे आएंगे? हमारे उन नालायक बेटों ने तो साफ मना कर दिया कि वो हमारी बेल पर एक धेला भी खर्च नहीं करेंगे। अरे जिज्जी, जब तक कटीली जिंदा है उन नालायक बेटों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैंने नागपुर में अपनी जमीन बेचकर जो पैसे जुटाए थे वो, और चिराग ने जो गुप्त पैसे मेरे पास संभाल कर रखे थे वो, इन दोनों को मिलाकर मैंने वकील को भारी रकम दी है और आप तीनों की जमानत के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेल तो होकर ही रहेगी। अरे कटीली, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। पर एक बात बता, जब हम जेल से छूटकर घर पहुंचेंगे तो वो दोनों सपोलिये हमें घर में घुसने देंगे या नहीं? अरे जीजा जी, यही तो असली ताना बाना है। वो चारों भले ही मना कर दे, लेकिन ममता खुद आरती की थाल लेकर आप तीनों का स्वागत करेगी। मैं ममता को ऐसा भड़का दूंगी कि आपके लिए वो अपने देवर देवरानियों सबसे लड़ जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया कटीली। बस 2 दिन और एक बार मुझे उस घर की दहलीज लांघने दे, फिर देख। फिर मैं, तू और ममता मिलकर इन तीनों देवर देवरानियों की वो हालत करेंगे कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। 2 दिन बाद का समय है। बाहर तूफानी बारिश हो रही है। अंदर काजल और कोयल सोफे पर आराम कर रही हैं। वंश और शुभम ऑफिस जाने की तैयारी में अपना बैग संभाल रहे हैं। ममता रसोई में गुमसुम खड़ी बर्तन धो रही है। कहाँ मर गए इस घर के सारे कपूत और उनकी लुगाइयाँ? बाहर आकर तो देखो, इस घर के असली मालिक जेल की काल कोठरी को लात मार कर आ गए हैं। यह आवाज सुनते ही सोफे पर बैठी काजल और कोयल के हाथ से पानी का कांच का गिलास छूट जाता है। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। वंश और शुभम के हाथ से भी ऑफिस के बैग छूट जाते हैं।
दरवाजे पर सास क्रांति देवी, ससुर ढोलकिया और चिराग खड़े हैं। अरे मम्मी, पापा, बड़े भैया, आप तीनों जेल से बाहर कैसे आए? कोर्ट ने तो आपकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, फिर आप तीनों बाहर कैसे आए? और तुम तीनों इस घर की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। आप लोगों ने इस घर के साथ जो गलत किया है, हमारी ममता भाभी के साथ जो घिनौना खेल खेला है, उसके बाद आपका यहाँ कोई हक नहीं है। ओए शुभम, जबान संभाल कर बात कर। जिस आलीशान घर में बैठकर अपनी पत्नी पर लाड़ लड़ा रहा है ना, उस घर की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने से खड़ी की है। तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा, कमीने, धोखेबाज। वंश, प्लीज इन्हें बाहर निकालो। इन्हें देखकर मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है वंश। निकलो बाहर यहां से तुम लोग, अभी के अभी, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। हमारी पत्नियां प्रेग्नेंट हैं, मैं उन्हें तुम्हारी इस गंदी साजिश के साए में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तभी रसोई से ममता दौड़ती हुई आती है और अपनी सास, ससुर और पति के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। रुक जाओ वंश, रुक जाओ शुभम, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की थी। मुंह में राम, बगल में छुरी रखना तो तुम चारों से सीखना चाहिए। 6 महीने पहले जो हुआ वो एक गलती थी, और आज जब मेरे पति और सास ससुर जेल की 6 महीने की सजा काट कर बाहर आए हैं, तो तुम लोग इस घर के मालिक बनकर बैठ गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब बड़े भैया कमा कर ला रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे। भाभी, क्या आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? आप भूल गई हैं कि इन्होंने आपकी डिलीवरी के समय आपका क्या हाल किया था? मैं कुछ नहीं भूली हूँ वंश, मुझे सब याद है कि कौन अपना है और कौन पराया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? साफ साफ सुन लो, बड़े भैया, सासू माँ और ससुर जी को बेल पर मैं खुद लेकर आई हूँ। किसी को ऐतराज है तो वो ये घर छोड़कर अभी के अभी यहाँ से जा सकता है, क्योंकि मेरे पति अब सुधर चुके हैं, ये लोग बदल चुके हैं। मुझे कटीली बुआ ने सब सच बता दिया है। वाह ममता बेटी, से कहते हैं खानदानी बहू। अपनी पत्नियों के पल्लू में छुपने वाले दोनों तुम्हारे भाई अपनी माँ को धक्के मार रहे थे, लेकिन मेरी भोली भतीजी ने तुम्हारी लाज रख ली। अब चलो अंदर क्रांति जी, देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हें रोकता है। काजल और कोयल सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ममता चिराग, सास और ससुर को आदर सहित अंदर लेकर आती है। रात के 11 बज रहे हैं। घर का माहौल जो पहले बेहद शांत और खुशहाल रहता था, अब शमशान जैसा भयानक और भारी दिख रहा है। काजल और कोयल अपने कमरे के दरवाजे पर सहमी खड़ी हुई हैं और पालने में सो रही ममता की 6 महीने की बेटी को बड़े प्यार और डर से देख रही हैं। तभी वहां से ममता गुजरती है। ममता को देखते ही दोनों देवरानियां डर के मारे अपनी नजरें झुका लेती हैं। ममता बिना एक शब्द बोले अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। देखा बुआ जी आपने, आज इन दोनों देवरानियों का घमंड देखा? जैसे ही मैं आंगन में आई, दोनों ने अपनी नजरें फेर ली, और तो और शाम से उन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को प्यार से देखा तक नहीं। अरे बेटा, ये दोनों तो तुझसे और तेरी बच्ची से नफरत करती हैं, और क्यों ना करे, उनके पेट में इस घर के कुल दीपक जो पल रहे हैं, वो तुझे और तेरी बेटी को इस घर का हिस्सा ही नहीं मानती। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था बुआ जी? जब ये दोनों इस घर में आई, मैंने इनका अपनी बच्चियों की तरह ध्यान रखा, और आज ये मेरी मासूम बच्ची से बैर कर रही हैं। हाँ बेटा, अगर उनके बच्चे सलामत इस दुनिया में आ गए ना, तो वो तेरी बेटी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो अपनी बच्ची का हक बचाना चाहती है नहीं? मैं अपनी बच्ची का हक किसी को नहीं छीनने दूंगी बुआ जी, कभी नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे उनका ये घमंड तोड़ूं? जब वो तेरी बच्ची से प्यार नहीं करते तो तू उनकी कोख पर क्यों तरस खा रही है? कल सुबह डॉक्टर ने उन्हें जांच के लिए बुलाया है ना। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, बस पैर फिसलने की ही देर है बेटा। देख, अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया तो उनका सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी। जो मेरी बेटी से बैर करेगा, मैं उसकी कोख कभी सलामत नहीं रहने दूंगी। कल सुबह ही इनका घमंड टूटेगा। अगली सुबह का समय है। ममता दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। उसके हाथ में सरसों के तेल की एक छोटी कटोरी है, जहां से सीढ़ियां खत्म होती हैं और काजल कोयल के जाने का रास्ता है। ममता वहां फर्श पर चुपके से सारा तेल डाल देती है। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची से बैर किया है ना काजल, कोयल, देखना आज तुम दोनों का क्या हाल होता है। मैं अपनी बच्ची का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। तेल डालने के बाद ममता कटोरी छुपाकर कोने में खड़ी हो जाती है। तभी वंश और शुभम अपनी पत्नियों काजल और कोयल का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, तीर बिल्कुल सही जगह से छूटा है। कुछ ही पलों में देख तमाशा शुरू होने वाला है। अरे काजल, कोयल, जल्दबाजी मत करना, आराम से पैर रखो। शुभम, हाथ पकड़कर नीचे ले जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत संभल कर। जैसे ही काजल और कोयल का पैर सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पड़ता है, उनका पैर तेल पर बुरी तरह से फिसलता है। काजल बहुत जोर से चीखती है और कोयल को पकड़ने की कोशिश करती है। हाय राम, कोयल,
मेरा पैर फिसल गया, बचाओ बचाओ। भैया शुभम बचाओ। दोनों देवरानियां बुरी तरह पीछे की तरफ गिरने लगती हैं, लेकिन तभी ममता की नजर ठीक नीचे फर्श पर पड़ती है, जहां उसकी 6 महीने के मासूम बच्चे का पालना रखा हुआ है। दोनों देवरानियां सीधे उस पालने के ऊपर गिरने वाली हैं। नहीं, मेरी बच्ची को बचाओ। काजल, कोयल, रुक जाओ। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी खुद की चाल मेरी ही बच्ची के लिए जानलेवा बन गई। भगवान के लिए रुक जाओ। शुभम, संभाल, काजल, कोयल। शुभम फुर्ती से अपनी बाहें फैलाकर हवा में ही काजल और कोयल को अपनी तरफ खींच लेता है और वंश दौड़कर अपनी पीठ पालने के आगे अड़ा देता है ताकि कोई चोट बच्ची को न लगे। चारों फर्श पर एक साथ गिरते हैं, लेकिन सब सुरक्षित बच जाते हैं। पालना अपनी जगह पर सुरक्षित रहता है। काजल और कोयल अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत घुटनों के बल रेंगती हुई उस पालने की तरफ बढ़ती हैं और ममता की बच्ची को चूमने लगती हैं। अरे, हमारी भतीजी ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी मेरी लाडो को? भगवान का शुक्र है, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। ममता भागती हुई आती है और कोयल की गोद से अपनी बच्ची को छीनकर छाती से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बच्ची, मेरी लाली, भगवान का शुक्र है तू ठीक है। मुझे माफ कर दे बच्ची, मुझे माफ कर दे। भाभी, अगर हमारी इस बच्ची को कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? हम नीचे उतर रहे थे, अचानक पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। पैर अचानक नहीं फिसला है काजल। इस घर में तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मारने की साजिश की गई थी। बोलो किसने किया ये नीच काम? मम्मी आपने किया या बड़े भैया? ये आपकी कोई साजिश है? नहीं, बताओ। नहीं वंश, नहीं शुभम, इसमें सासू माँ और ससुर जी या चिराग जी का कोई हाथ नहीं। एक घिनौना पाप मैंने ही किया। ये तेल मैंने ही डाला था। आप हमारे बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी। इस कटीली बुआ ने मेरे दिमाग में जहर भर दिया था कि तुम दोनों मेरी बेटी से नफरत करती हो और उसे इस घर से बाहर निकाल दोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी को बचाओगी। मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मैं इस पाप के लायक ही हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक कटीली बुआ, सास क्रांति देवी और ससुर ढोलकिया आगे बढ़ते हैं। कामचोर औरत अपनी साजिश का इल्जाम मुझ पर लगाती है। कटीली बुआ और क्रांति देवी आगे बढ़कर काजल, कोयल और ममता का गला दबाने लगती हैं। आज तुम दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे। तभी अचानक पुलिस के साथ नंद, पिंकी और चिराग अंदर आते हैं और चिराग अपनी मां क्रांति देवी और कटीली बुआ की चोटी पकड़कर उन्हें पीछे खींच लेता है। वहीं वंश और शुभम अपने बाप ढोलकिया को दबोच लेते हैं। चिराग बेटा, तू ये क्या कर रहा है? अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ माँ। मैंने ही ममता को तुम्हारी इस साजिश के बारे में पहले ही हिंट दे दिया था। जब तुम और ये कटीली बुआ जेल के अंदर और घर के कोने में साजिश रच रही थी, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जेल की हवा खाकर मैं सुधर चुका हूँ माँ। मैंने तुरंत पिंकी के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। वो तो थोड़ी सी देर हो जाती तो आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है और कटीली बुआ, सास क्रांति देवी और ससुर ढोलकिया को हथकड़ी लगा लेती है और घसीटते हुए जीप में डाल देती है। काजल, कोयल, वंश, शुभम, मुझे माफ कर दो। मैं बुआ के बहकावे में आ गई थी। अरे भाभी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने आखिरी समय पर अपनी गलती मान ली और सच सामने आ गया, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ भाभी, अब इस घर में कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। हम सब मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे और मैं भी अपनी दोनों भाभियों और प्यारी भतीजी का ध्यान रखने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगी। चिराग, वंश और शुभम अपनी अपनी पत्नियों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पूरा परिवार रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेता है। आंगन में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि देवरानी जेठानी को किसी और बहकावे में आकर अपने खूबसूरत रिश्ते में जहर नहीं घोलना चाहिए? और क्या ममता ने आखिरी समय पर अपनी देवरानियों को सच बताकर सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।